गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का नाम सुनते ही बच्चों के मन में घबराहट हो जाती है। पता नहीं कितना ही मुश्किल टॉपिक होगा, लेकिन बहुत ही आसान है दोस्तों। जुड़े रहना मेरे साथ पूरे वीडियो में। नेशनल इनकम के बारे में इतना डीपली पढ़ेंगे हम कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आए, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले कुछ कंपोनेंट हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों जिसमें जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं। हमारे को सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद करनी है। पूरा नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो इसी एक ही डेफिनेशन के ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो मान लो जीडीपी का मतलब क्या होता है कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है पूरा, ठीक है। इंडिया एक कंट्री है और इस देश की जो बाउंड्री है, जो इस देश की घरेलू सीमा है, जिसमें जो जलीय क्षेत्र है वो भी शामिल है। एक देश की घरेलू सीमा में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को दोस्तों क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, इसमें जो ये घरेलू सीमा का अर्थ मैंने लिया जिसमें जलीय सीमा भी शामिल होती है, ठीक है। धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझेंगे हम। ग्रोस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली चार चीज़ों के बारे में ये टॉपिक होता है सारा मेन। इन चार ही चीज़ों के ऊपर बेस होता है। कौन कौन सी चीज़ें होती है वो देखिए। एक तो होती है दोस्तों जीडीपी, एक होती है एनडीपी, एक होती है एनएनपी, एक होती है जीएनपी, और इनके साथ दोस्तों मार्केट प्राइस, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब लगा होता है। हमसे पूछते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट क्या है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पूछा जाएगा आपसे कि जीडीपी एमपी से आपको डायरेक्ट कहाँ पे आना है? एनएनपीएफसी पे आना है। तो कैसे पहुंचोगे, क्या इसमें जोड़ोगे, क्या इसमें घटाओगे, क्या ये होता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस लेकर यहाँ तक आना है। यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें दोस्तों कुछ कंपोनेंट है उनके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। जैसे जीडीपी को हमने जान लिया। जीडीपी क्या होती है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्रोडक्शन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या है टोटल कर लेते हैं, और वही मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? जीडीपी होती है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, यानी घरेलू सीमा क्या होती है, घरेलू क्षेत्र क्या होता है। घरेलू सीमा का मतलब दोस्तों किसी पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं है, जो पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण इतने किलोमीटर तक, इतने किलोमीटर तक, ऐसा कुछ नहीं होता। घरेलू क्षेत्र का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। जैसे इंडिया का कोई राजदूत है, इंडिया का कोई राजदूत है, ठीक है। राजदूत है, वो बैठा है यूएसए की एक एम्बेसी के अंदर बैठा है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? हमारे घरेलू क्षेत्र के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि वो हमारे इंडिया का है। दूसरी चीज़, अगर हमारे इंडिया का कोई एरोप्लेन यूएसए जाता है, कनाडा जाता है और वहाँ से अर्निंग करके लेके आता है, तो वो जहाँ जाता है तो वो भी हमारी घरेलू क्षेत्र में ही आता है वो एरोप्लेन।
और वो जो कमाई करके लेके आता है वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, तो घरेलू क्षेत्र का मतलब समझ गए आप, कोई एक भौगोलिक सीमा होती है ये, ठीक है ना, जिसके अंदर, जिसका मतलब कोई राजनीतिक सीमा नहीं होता। ठीक है ना, इसके अंदर जैसे हमने एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया, हमारे राजदूत का एग्जाम्पल लिया जो एम्बेसी में बैठा है, दूसरे देशों की एम्बेसियों के अंदर जो राजदूत हमारे बैठे हैं वो हमारे सारे घरेलू क्षेत्र के अंदर आते हैं। जितनी भी फ्लाइट्स हैं हमारी, जितने भी देशों में जाती है वो सारी किस में आती है, वो घरेलू क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों वर्ड है हमारे रेजिडेंस, यानी कि निवासी क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई विदेशी अपने देश में 1 साल से रह रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम यहाँ पर कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे, हमारे देश का निवासी मानेंगे। ठीक है, हमारे देश का उसको निवासी कहा जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ घूमने आया है, उसको हम भारत का निवासी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, और ना ही उसकी जो इनकम है उसको हम जो है नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए आया है, 1 साल से कम समय अगर होता है तो उसको हम देश का जो है रेजिडेंस नहीं मानते। ठीक है, तो ये होता है निवासी। इसके बाद में बात करते हैं सिटीजन की। सिटीजन क्या होता है, नागरिक। नागरिकता दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो है नागरिक किसको माना जाता है, इंडिया के अंदर नागरिक उसको माना जाएगा जो एक नागरिकता अधिनियम है। ठीक है, कौन सा है, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, अगर इस नागरिकता अधिनियम आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 के अंतर्गत कोई व्यक्ति आता है तो उसको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक उसको माना जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इंडिया का सिटीजन उसको माना जाएगा। दूसरी चीज़ कि नागरिक होने के लिए अलग अलग आईडी होती है अलग अलग देश में। जैसे भारत के अंदर क्या है, आधार कार्ड है, अगर किसी के पास आधार कार्ड है, या विदेशों के अंदर जैसे ग्रीन कार्ड होते हैं, तो अगर वो नागरिकता का प्रमाण पत्र होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा किसी देश में जन्म ले लेता है तो वो उस देश का ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाता है। जैसे इंडिया के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो यहाँ का नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाता है, ये नियम है ऐसा। ठीक है, तो ये होती है नागरिकता। फिर इसके बाद में बात करते हैं फैक्टरी इनकम की। फैक्टर दोस्तों, फैक्टर कौन से होते हैं जो प्रोडक्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं, कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये सारे क्या है दोस्तों, ये हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यानी कि इन फैक्टर की सेवाएं हम लेंगे, जब इनसे काम लेंगे तो इसके बदले में इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे ना। जब इनको पेमेंट करेंगे तो वही पेमेंट क्या होती है, फैक्टर पेमेंट होती है। जैसे लैंड को हम क्या करते हैं, रेंट देते हैं, है ना। लेबर को क्या देते हैं, वेजिस देते हैं ना। एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। और कैपिटल को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये सारा क्या है, फैक्टर ऑफ पेमेंट है। यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी सेवाएं लेने के बदले में हम उनको जो भुगतान करते हैं वो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट जिसको बोलते हैं, साधन लागत जिसको बोलते हैं, या साधन आय बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दोस्तों एक वर्ड आता है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है हस्तांतरित आय या हस्तांतरण आय जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
हस्तांतरण आय जिसको बोला जाता है, यानी कि ऐसी इनकम जो प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, किसी भी काम किसी भी एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ता, फिर भी हमारे को क्या है ये पेमेंट मिल जाती है। कौन कौन सी होती है ये पेमेंट? जैसे पेंशन, बुढ़ापा पेंशन जैसे होती है, उसके अलावा स्कॉलरशिप इसमें आ जाती है, उसके अलावा गिफ्ट आ जाते हैं, उसके अलावा चैरिटी दान आ जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो पेमेंट होती है जो हमें बिना किसी काम करने की मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तांतरण आय बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए दोस्तों, फाइनल एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। फाइनल एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स कौन सी होती है दोस्तों? यानी अंतिम और मध्यस्थ वस्तु कौन सी होती है? फाइनल गुड्स और जो इंटरमीडिएटरी गुड्स होती है दोस्तों, ये पैलेस के आधार पर हम इनको क्या है जो है पहचान पाते हैं, स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि मान लो एक शुगर का थैला है, वो अगर हमारे घर में पड़ा है डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है। और अगर वही शुगर का थैला अगर किसी फैक्ट्री के अंदर पड़ा है प्रोडक्शन करने के लिए, यानी उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन होगी आगे, जैसे केक बनाने वाले अपने पास चीनी रखते हैं, अन्य कोई मिठाई बनाने वाले जो होते हैं वो अपने पास चीनी रखते हैं, तो फर्दर प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो कोई चीज़ अगर पड़ी है किसी के पास, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर उसका डायरेक्ट कंजम्पशन करना है तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों ग्रोस और नेट की, डोमेस्टिक, नेशनल की और मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस की। ये तीनों दोस्तों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये तीन क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या है? ग्रोस। ग्रोस यहाँ लिख देता हूँ मैं, और इस तरफ लिख देता हूँ नेट। ठीक है, ग्रोस और नेट। ग्रोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सकल, यानी कि ये नेट से बड़ा होता है ये। जैसे मान लो आपकी जो मंथली सैलरी है, ₹10,000 है, ठीक है। आपकी सैलरी जो कितनी है? ₹10,000 है। ये ₹10,000 क्या होंगे? इनको क्या बोला जाएगा? ग्रोस बोला जाएगा इनको, ठीक है। अब इन ₹10,000 में से मान लो ₹2,000 हमने कहीं खर्च कर दिए और हमारे पास कितने बचे? ₹8,000 बच गए। तो ये ₹8,000 अब क्या है? अब ये नेट है, ठीक है, जो नेट पेमेंट हमारे पास है। अब देखिए दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है, ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड होती है, घिसावट हमेशा ऐड होती है। अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर दें, तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है हमारा, नोट कर लेना साथ में, ठीक है। इसी तरह अगर नेट में हम क्या जोड़ दें? डेप्रिसिएशन को जोड़ दें दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाता है? तो हमारे पास ग्रोस आ जाता है, ठीक है। ये काम आएंगे ये फार्मूले लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब एक टॉपिक है वो करेंगे तब ये फार्मूले आपके काम आएंगे। मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इनका, ठीक है ना। जब ग्रोस को नेट में बदलना हो तो क्या करना है? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। जब नेट को ग्रोस में बदलना हो तो क्या करना है? प्लस में डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद में है दोस्तों डोमेस्टिक और नेशनल। दूसरा फॉर्मूला हमारा है कौन सा? डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है दोस्तों घरेलू, यानी घर, हमारे घर की जो आय होती है उसकी बात करते हैं हम इसमें।
नेशनल का मतलब जिसमें राष्ट्र की नेशनल लेवल के ऊपर चीज़ें जिसमें शामिल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक वर्ड आता है नीफा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाती नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या बोलते हैं? नीफा बोलते हैं। यानी कि हमारे देश के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा अर्न करके अपने देश में लेके आते हैं, उसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो पैसा आया। और एक होता है नेट इनकम टू अब्रोड, यानी कि कुछ विदेशी भी ऐसे होते हैं जो अपने देश के अंदर काम कर रहे होते हैं और यहाँ से पैसा लेकर वो अपने देश में जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? नेट इनकम टू अब्रोड। यानी कि हमारे देश वाले जो लोग थे वो विदेशों में काम कर रहे थे, विदेशों से जो पैसा इंडिया के अंदर आया और विदेशों यहाँ से जो पैसा गया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना दोस्तों, उसको हम निफा बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस नेट इनकम टू अब्रोड, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। यानी कि विदेशों से जो हमने पैसा कमाया और यहाँ से विदेशों ने जो कमाया, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ये होता है। हमेशा हमारे वाला पॉजिटिव होता है, हम जो पैसा विदेशों से लेके आते हैं ना, वो हमेशा ज़्यादा होता है। जब से नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है तब से आज तक कभी भी ये वाला पार्ट है ना, कभी हमेशा ये वाला पार्ट ग्रेटर रहा है, ये वाला पार्ट कभी भी ज़्यादा नहीं रहा। इसीलिए हम क्या है, निफा को डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं। अगर निफा को डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों? तो आ जाता है नेशनल हमारे पास, ठीक है। और उसी प्रकार नेशनल में से हम क्या कर दे हैं, निफा को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डोमेस्टिक आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था। फिर इसके बाद में बात करते हैं बच्चों ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस की। एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है दोस्तों एक होता है फैक्टर प्राइस, ठीक है। फैक्टर प्राइस क्या होता है? मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को बनने में 8 रुपये का खर्चा आता है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 2 रुपये इसका, 2 इसका, 2 इसका और 2 इसका, यानी हमारा प्रॉफिट भी इसमें ऐड है। तो ये कितना हो गया टोटल? 8 रुपये इस मार्कर को बनाने में लगे, ठीक है। तो वो क्या है हमारा फैक्टर, सॉरी प्राइस नहीं होता, ये कॉस्ट होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। तो इस मार्कर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया? 8 रुपये। जब इसमें हम 2 रुपये टैक्स ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस बन जाएगा। यानी कि जब फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स ऐड कर दें और मान लो 2 रुपये का सरकार ने टैक्स लगा दिया और 50 पैसे की क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। 50 पैसे की गवर्नमेंट ने क्या दे दी? सब्सिडी दे दी। अब ये क्या हो गया? 9.50 रुपये का ये मार्कर हो गया। ये अब क्या है? इसकी मार्केट प्राइस है। यानी कि जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर दें, सब्सिडी को माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह मार्केट प्राइस में जब हम टैक्स को माइनस कर दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा।
आई बात समझ में। फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्स और टैक्स को जोड़ दें, सब्सिडी को घटा दें, तो क्या आता है मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में से जब टैक्स को घटा दें और सब्सिडी को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। आई बात समझ में इतनी। ये 3 फॉर्मूले थे दोस्तों, ठीक है। एक होती है दोस्तों प्रेजेंट जीडीपी, एक होती है पास्ट जीडीपी, ठीक है। एक होती है प्रेजेंट जीडीपी और एक होती है पास्ट जीडीपी। प्रेजेंट जीडीपी कौन सी होती है, मान लो जो हमारा करंट ईयर चल रहा है, अब 2021 चल रहा है ना, 2021 से पहले वाला जो ईयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम प्रेजेंट जीडीपी बोलते हैं। यानी कि आज हम प्रेजेंट जीडीपी की बात करें तो क्या होगी 2020 की जो जीडीपी होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे प्रेजेंट जीडीपी बोलेंगे। उसी तरह पास्ट जीडीपी कौन सी होती है सेकंड लास्ट ईयर की, यानी कि आज हम 2021 में हैं तो 2019 की जो जीडीपी होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे पास्ट जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। इन माइनस कर दें इन दोनों को और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आ जाती है। समझिए बात, प्रेजेंट जीडीपी माइनस पास्ट जीडीपी अपॉन पास्ट जीडीपी और इनटू 100 क्या आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आ जाएगी। क्लियर। चलो देखते हैं आगे। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जो हमारी नेशनल इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद करने होंगे। नेशनल इनकम बहुत ही आसान बन जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लोगे। इस वीडियो को देख लेना 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ ना आए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर हो जाएंगे तो नेशनल इनकम बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम ये क्या होती है दोस्तों, जो हमारी रियल इनकम होती है इसमें से जब हम टैक्स पे कर देते हैं, यानी हमारी जो इनकम होती है, मान लो 10,000 रुपये पर मंथ मेरी इनकम है, इसमें से अगर मैं टैक्स पे कर दूं, मान लो 500 रुपये मैंने टैक्स पे कर दिए, कितने बचे 9500 रुपये। ये 9500 रुपये दोस्तों क्या है डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। ये यहाँ तक सारा टॉपिक आपका क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट रहता है, उन फार्मूलों का यूज़ करके हमने वो चारों कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से, जीडीपी वाले, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे को पहुंचना कहाँ पे है दोस्तों, हमारे को पहुंचना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन आएगा, आपको इतना दिया होगा, ये वैल्यू दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि इससे आप एनएनपीएफ से कैसे काउंट करोगे, क्या जोड़ोगे, इसमें क्या घटाओगे कि यहाँ पर पहुँच जाओ, इसमें क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे कि ये आ जाए, इसमें क्या जोड़ोगे क्या घटाओ कि ये आ जाए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, एन है, यहाँ पे क्या है, जी है।
इस जी को एन में चेंज करना है, यानी कि ग्रोस को नेट में चेंज करना है। हमारा पहला फॉर्मूला याद करो, ग्रोस को नेट में चेंज करते हैं तो पहले 3 स्टेप चलने होते हैं हमारे को। 3 स्टेप चलने के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास, राष्ट्रीय आय आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जी है, इस जी को एन बनाना है, ग्रोस को नेट बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा एन डी पी एम पी, जी चेंज हो गया एन के अंदर। दूसरे स्टेप में देखिए दोस्तों, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एन है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। दूसरे स्टेप में यहाँ पे हम निफा जोड़ देंगे। जब डोमेस्टिक के अंदर हमारा दूसरा फॉर्मूला याद कीजिए, डोमेस्टिक में निफा अगर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, नेशनल बनता है ना। तो दूसरे स्टेप के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एन पी एम पी। अब क्या कसर रहेगी, अब रहेगी इतनी, यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। तीसरा फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था तीसरे फॉर्मूले में, मार्केट प्राइस में से जब हम टैक्स को माइनस कर दें, सब्सिडी को जोड़ दें, तो क्या आ जाता है फैक्टर कॉस्ट, यानी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, क्या आया NNPFC। ये हमारे को निकालना था। ठीक है, चलो ये एक बार और देखते हैं। यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना, ये n का n आ गया। यहाँ पे d है, यहाँ पे n है। डोमेस्टिक को जब नेशनल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, निफा ऐड करते हैं ना, प्लस निफा, क्या आया NNPMP आ गया दोस्तों। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना होगा, यही NNP यहाँ है, NNP यहाँ है, सेम है। दिक्कत क्या है, MP और FC की है। मार्केट प्राइस में से माइनस टैक्स कर दें प्लस सब्सिडी कर दें तो क्या आ जाता है दोस्तों, NNPFC आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब देखते हैं दूसरा, आगे तीसरा, यहाँ पे जी है, यहाँ पे n है। ग्रोस को जब नेट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में माइनस डेप्रीशिएशन, क्या आ जाएगा डेप्रीशिएशन करते ही, ये जी एन बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। इसमें पहले एक ही स्टेप में काम हो गया हमारा, सीधा ग्रोस को चेंज किया नेट के अंदर और क्या बन गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें फैक्टर कॉस्ट था, फैक्टर कॉस्ट को चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है ना, ताकि इन चीज़ों से हमें मोटिवेट मिलता है। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और कोशिश करूँगा मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की। थैंक यू दोस्तों।